Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. My dear class 12th, as we are on the verge of completing the chapter number 5, right? So we are left with some few topics like, सबसे पहले मैं आज आपके साथ करूंगी पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस, जो पेडिग्री एनालिसिस होती है वो उसमें वो है क्या चीज? दैट इज बेसिकली अ फैमिली ट्री. क्या है? फैमिली ट्री. ठीक है, जिसके अंदर हम एक पूरे का पूरा फैमिली, एक पूरी की पूरी जनरेशन का हम एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम ट्रेट्स को गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, सो पेडिग्री एनालिसिस इज अ वे थ्रू विच वी कैन स्टडी द जेनेटिक ट्रेट्स in a family or in the generations, in 2 to 3 generations, in more than 2 to 3 generations also. So that is referred to as pedigree analysis. Pedigree analysis is very much useful in many ways. कैसे? ठीक है, जो पेडिग्री एनालिसिस होता है बेटा, इससे हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी जनरेशन में कैसी टाइप ऑफ डिजीजेस थी एंड वो आगे अपकमिंग जनरेशन में कब आ सकती हैं, या फिर कौन सी जनरेशन में ये जो डिजीज थी वो एक रिसेसिव फॉर्म में थी. रिसेसिव मतलब समझते हैं ना आप, कैरियर फॉर्म में थी, बट आगे जाकर वो डोमिनेंट हो रही है. तो वो डोमिनेंट हो रही है तो वो कौन से सेक्स ऑफ कौन से ऑफस्प्रिंग के मतलब किस सेक्स में हो रही है, आइदर इट इज मेल में या फिर फीमेल में. तो दैट इज वेरी मच यूजफुल विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वेयर द पेडिग्री एनालिसिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू अस. ओके, देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो, इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग. देखेंगे इट हेल्प्स इन, दीज आर द एडवांटेजेस. आप अपनी नोटबुक में भी बेटा इसको नोट डाउन करेंगे. इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन फ्यूचर जनरेशन. अगर हमें पता है कि कोई भी डिजीज पूरी फैमिली में रन करती आ रही है, ठीक है ना, इनहेरिट होती आ रही है, तो आगे की जनरेशंस में हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, समझे? ठीक है, आगे की जनरेशंस में हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि आगे की जनरेशन में ना आए. ओके. सेकेंड, टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिव रिसेसिव एलील that can cause genetic disorders like hemophilia and sickle cell anemia. मैंने आपको हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया सबको बताया था. ठीक है, हीमोफीलिया भी, जो हीमोफीलिया होती है वो कौन सी होती है हमारी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना. और जो सिकल सेल एनीमिया था वो क्या था हमारा, दैट वाज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. तो दोनों की दोनों जो डिजीजेस हैं वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं पेरेंट्स में, बट आगे जाकर वो जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उसमें डोमिनेंट हो जाती है. ठीक है, तो वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि किस फॉर्म में वो एक्सप्रेस हो सकती है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. नेक्स्ट, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न ऑफ अ ट्रेट. ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर ट्रेट है वो हमारी फैमिली में कितना रन कर रहा है, आइदर इट इज इन द मैटरनल फैमिली और इन द पैटर्नल फैमिली. मैटरनल फैमिली कौन सी होती है, जो मदर की साइड की होती है, जैसे आपके नानके वाले, है ना, तो वो होती है मैटरनल फैमिली. और जो आपके दादके वाले हो गए, फादर के साइड के, वो होगी पैटर्नल फैमिली. तो टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न ऑफ अ ट्रेट. ठीक है, तो नेक्स्ट, to examine whether the trait is dominant or recessive, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड. कि जो हमारा पर्टिकुलर ट्रेट है वो कैसा है, कि पेरेंट्स में वो डोमिनेंट फॉर्म में है या रिसेसिव फॉर्म में है, या फिर वो ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है. सेक्स लिंक्ड मतलब सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा, और ऑटोसोमल है तो मतलब ऑटोसोम्स से लिंक्ड होगा. नेक्स्ट, harmful effects of marriage in close relatives that can be going through, या that can be, उसके जो harmful effects हैं वो हम जान सकते हैं with the help of pedigree analysis. कि जो close relatives हैं usually people avoid, है ना, people avoid to make a marriage in between the close relatives. Why? Because then the traits will not change, है ना. जो traits हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो traits हैं वो ऐसे traits आए कि एक के अच्छे आगे दूसरे के भी और अच्छे आगे, है ना, ऐसे हम मिक्सिंग करते हैं बेसिकली. तो लेकिन अगर क्लोज रिलेटिव्स होंगे तो जो ट्रेट्स हैं वो भी काफी मैच कर जाएंगे, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी कई बार आ सकते हैं. कि अगर एक पूरी फैमिली में अगर एक डिजीज रन कर रही है, देन देयर इज
हाई चांस कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें भी अकर कर सकती है। नेक्स्ट, वेरी यूजफुल इन मेडिकल रिसर्च, ऑब्वियसली, ठीक है, मेडिकल रिसर्च में बहुत हेल्पफुल है टू फाइंड आउट द वेरियस काइंड ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड द सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, मतलब फ्रॉम द फादर्स और फ्रॉम द मदर और टू द सन्स और टू द डॉटर्स। एंड नेक्स्ट, इट कैन इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ ट्रेट इन द एंसेस्टर, मतलब कहां से आया होगा, ठीक है ना, मतलब एक पूरी फैमिली है, एक पूरी फैमिली में कभी भी हीमोफीलिया नहीं आया था, सोचिए एक पूरी फैमिली में कभी भी हीमोफीलिया नहीं आया था एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इन द अपकमिंग जनरेशंस द मेल्स हैव स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया। जैसे यू मे रिमेम्बर जब हमने हीमोफीलिया करा था, तो आप एनसीईआरटी में भी गो थ्रू करेंगे, तो उसमें जो क्वीन विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया जो उसकी फैमिली है, उसमें क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर, तो आगे की जो जनरेशन थी उसमें मेल में there were many possibilities that they would be carrying the hemophilic disease, ठीक है ना। तो ये these are the advantages of pedigree analysis। अब हम पेडिग्री एनालिसिस में बेटा इसके बाद हम और क्या चीज करते हैं, वी ऑल्सो गो थ्रू सम सिंबल्स, क्योंकि जब हम एक फैमिली की जनरेशन बना रहे हैं तो हमें सिंबल्स पता होना चाहिए। हम ऐसे नहीं लिखते मम्मी पापा फादर मदर, ऐसे कुछ नहीं लिखते। व्हाट वी मेक इज वी मेक द सिंबल्स। अब मैं आपको सिंबल्स बताऊंगी और वो सिंबल्स फिक्स्ड है, ठीक है ना, दैट सिंबल्स आर फिक्स्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी मेक द पेडिग्री ट्री, ठीक है ना। जो हमारा पेडिग्री ट्री होता है या जो हमारे जनरेशंस, जो हमारी फैमिली ट्री होता है, वो हम उसी के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड यू हैव टू वेरी मच क्लियर विद दीज आपके जो सिंबल्स हैं, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो बेटा ये एडवांटेजेस आप सब नोट डाउन करेंगे, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड हाउ इट इज यूजफुल टू अस, ठीक है ना। तो ये दिस इज द आंसर फॉर दैट। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ सिंबल्स, ठीक है बेटा। ओके, सी स्क्वायर, ये किसके लिए है, मेल के लिए। सर्कल फीमेल, rhombus, sex unspecified, मतलब we are not known whether it is male or female, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे मैंने 5 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो 5 ऑफस्प्रिंग्स। अब उस ऑफस्प्रिंग में हमें नहीं पता है कि वेदर दे आर मेल फीमेल और द मिक्सचर्स, है ना। तो 5 ऑफस्प्रिंग्स। फिर उसके बाद मैरिज, अगर ये मैरिज है, ठीक है, दिस इज द मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो मैरिज, या हम सिंपल लिखते हैं मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। आप अपने बेटा एनसीईआरटी को भी रेफरेंस रख सकते हैं, बिकॉज जो आपके सिंबल्स हैं दे आर सेम इन एवरी बुक, ठीक है, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, एक अगर डबल लाइन होगी बेटा, डबल लाइन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, मतलब जो मैरिज है दैट इज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स। तो मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स, उसको हम और क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजुइनस मैरिज, ठीक है ना। मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स और कॉन्सेंजुइनस मैरिज। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद इसको अगर मैं शेडेड बना रही हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, दिस इज दे आर शोइंग द मैरिज बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, एंड आगे उनके पास एक बच्चा है, और वो जो
बचा है वो क्या है, डॉटर। अगर ये देखो ये शेडेड है तो मतलब क्या है कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स। ठीक है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स। अब अगर मैं ऐसे बना रही हूं, ठीक है, ये मैंने क्या शो करा, ये मैंने शो किए मतलब मैं, अच्छा एक और चीज, पहले हमेशा मेल का लिखेंगे ऐसे एंड देन ये फीमेल, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उनके ऑफस्प्रिंग्स बनाती हूँ। सपोज करो मैं 3 ऑफस्प्रिंग्स बना देती हूँ उनके, 2 डॉटर्स हो गई, 1 सन हो गया। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग अ फैमिली व्हेन मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल एंड विद द 3 ऑफस्प्रिंग्स। तो पेरेंट विद 3 ऑफस्प्रिंग, और ये जो ऑफस्प्रिंग्स है ना बेटा, ये भी मैंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बना रखे हैं, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो सीक्वेंस है हमारा, मतलब पहले कौन हुआ और फिर उसके बाद कौन कौन हुआ। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स। अगर शेडेड होंगे तो मतलब वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रेट और द डिजीज। ठीक है ना, समझ गए, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो दिस इज अबाउट पैडिग्री एनालिसिस, कि पैडिग्री एनालिसिस में ये हमारे सिंबल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे एंड इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है ना, आपको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो सन है वो इस पर्टिकुलर डिजीज को कैरी कर रहा है, तो अगर सन है तो भाई किस में चांसेस हैं कि मतलब मदर कैरियर है या फादर कैरियर है, बट वो आपके लिए आपको कुछ कंडीशन देंगे। जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है विच इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू देयर सन्स, या कलर ब्लाइंडनेस भी फ्रॉम द मदर टू देयर सन्स। मदर कैरियर होती है ना, एंड सन आगे वो दे आर द सफरर्स। अगर जो वाई लिंक्ड ट्रेट होता है दैट ऑलवेज ट्रांसमिट्स टू द सन, अगर वाई लिंक्ड ट्रेट होगा, मैं आपको लिखवा देती हूँ बेटा, Y-linked trait passes from father to son। ये क्यों? क्योंकि जो Y क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अच्छा फिर उसके बाद जो हमारे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं फ्रॉम मदर टू सन्स, फ्रॉम मदर टू देयर सन्स। ठीक है ना, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड जनरली या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है या अगर ऑटोजोमल रिसेसिव है तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट generation. So this is about the pedigree analysis. I hope pedigree analysis is clear to all of you. Thank you, dear students. बंद कर दो उसको। हाँ, कितने मिनट की होगी? 14। हाँ, ये टॉपिक हो गया।